दोस्तों, एक लड़की जिसकी शादी को अभी 10 दिन हुए होते हैं, ससुराल में रह करके जब वो मायके जाती है, तो मायके में एक दिन तो किसी से बातचीत नहीं करती है, बहुत ही ज़्यादा उदास रहती है और दूसरे दिन ही सुबह-सुबह वो अपने घर से 500 मीटर की दूरी पर जाती है, जहाँ उसका प्रेमी का घर होता है। उसके पास जाती है, प्रेमी रो रहा होता है, प्रेमिका भी रोती है और दोनों एक-दूसरे के बाहों में भर लेते हैं और प्रेमिका उसके बाद उसको बहुत सारा पैसा देती है और कहती है कि आगे का काम अब तुमको करना है, जैसे मैं बताई हूँ, सारा काम वैसे ही करना। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों, एक पत्नी अपने ही पति का कत्ल करवाने के लिए अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको पैसे देती है और कत्ल भी हो जाता है। ये घटना जैसे ही सोशल मीडिया अखबारों में आने लगता है, ट्रेंड करने लगता है और ठीक उसी तरह जोड़ दिया जाता है इस घटना को, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ में मुस्कान रस्तोगी ने अपने पति सौरभ राजपूत को मारने के लिए अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर के उसकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसके शव को 15 टुकड़ों में काट कर उसे एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया था। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है जो मैं आपको सुनाने जा रहे हूँ, ये भी घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है औरैया, और औरैया का ही एक थाना लगता है बेला। बेला थाने के पास एक ढाबा होता है और ढाबे पर एक हाइड्रा मशीन खड़ी होती है और उस हाइड्रा मशीन का जो ड्राइवर होता है वो उस ढाबे पर खाने के लिए अभी गया होता है। तभी देखता है कि दो बाइक सवार आते हैं और हाइड्रा मशीन के अगल बगल देखने लगते हैं, इधर उधर बाइक घुमा करके चक्कर काटने लगते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे वो ड्राइवर को ही ढूंढ रहे थे, किसी परेशानी में वो थे। तभी जो हाइड्रा मशीन चलाने वाला ड्राइवर होता है उस ढाबे पर अभी जा ही रहा होता है कि वापस लौट कर आता है और कहता है कि क्या हुआ। वो लोग कहते हैं कि आप ही ये हाइड्रा मशीन चलाते हैं। वो कहता है कि हाँ। वो कहते हैं कि मेरी एक कार जो गड्ढे में गिर गई है, अगर आप निकाल सकते हैं तो निकाल देते तो बहुत अच्छा होता। वो कहता है कि ठीक है, मेरा यही काम है, क्योंकि वो हाइड्रा मशीन होती ही है इसलिए कि भारी से भारी जो भी गाड़ियां वगैरह है अगर कहीं फंस जाए तो उसको निकालने का काम करती है। दोस्तों, वो ड्राइवर कहता है कि मैं निकाल दूंगा, कोई बात नहीं। वो लोग कहते हैं कि ठीक है। इसके बाद वो अपने गाड़ी पर चढ़ता है और स्टार्ट करने लगता है कि तभी वो जो बाइक सवार होते हैं वो कहते हैं कि आप गाड़ी मत स्टार्ट कीजिए, एक बार हमारे साथ चल करके देख लीजिए कि वहाँ की लोकेशन क्या है, आपकी गाड़ी वहाँ पे जा पाएगी कि नहीं, एक बार आप वहाँ चल करके देख लीजिए। ये भी अच्छा लगता है ड्राइवर को कि कितना अच्छे लोग हैं, पहले देख करके आते ही हैं कि शायद मेरी गाड़ी वहाँ पे जा पाएगी कि नहीं। इसके बाद वो अपनी गाड़ी पर उस ड्राइवर को भी बैठाते हैं और ले करके निकल जाते हैं। वहां से 100-200 मीटर की दूरी पर ही एक गेहूं का खेत होता है। गेहूं के खेत की तरफ उसे लेकर के जाते हैं और वहां पे एक गोली चलती है। जो हाइड्रा मशीन का ड्राइवर होता है उसी के कनपटी से वो गोली पास करती है। दोस्तों, इसके बाद वो जैसे ही वहां पर गिर जाता है और ये लोग तुरंत ही अपनी बाइक को मोड़ते हैं और वहां से भागने लगते हैं। दोस्तों, वहां से मुड़कर भी देखते नहीं हैं कि शायद जिसको मारने आए थे, जिसकी हत्या करने आए थे, वो मरा ये अभी जिंदा है। वो लोग कुछ भी नहीं देखते, वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों, जब वो लड़का कराहने लगता है, बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया होता है और वहीं पे जो राहगीर होते हैं, रास्ता चलने वाले, जब आवाज आती है उनके कानों में कि कोई यहाँ पे चिल्ला रहा है, थोड़ा सा देख लेते हैं। दो लोग वहां पे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र 25 से 26 साल होती है, वो बहुत ही ज्यादा करा रहा होता है और उसको गंभीर चोट भी आई होती है, खून से लथपथ होता है। वो लोग देखते हैं और इसके बाद गांव वालों को शोर मचाकर बुलाने लगते हैं। जैसे ही गांव वाले इकट्ठा होते हैं, इसके बाद वो लोग तुरंत फोन करते हैं पुलिस वालों को। पुलिस आती है मौके पर और दोस्तों उस लड़के को उठा करके लेकर के जाती है और औरैया के एक जिला अस्पताल में भर्ती करा देती है। वहां पे जैसे ही भर्ती करा करके हटी होती है कि उसकी फोन पर, लड़के के फोन पर एक फोन आता है, उसके फोन की घंटी बजती है। वो तुरंत पुलिस वाले रिसीव करते हैं और कहते हैं कि कौन है। उधर से भी आवाज आती है कि आप कौन। पुलिस वाले कहते हैं कि हम पुलिस वाले हैं। वो लड़का जो उधर से बोल रहा होता है वो कहता है कि मैं संदीप यादव, मैं उस लड़के का भाई हूँ, बड़ा भाई। वो कहते हैं तुम्हारे भाई को बहुत ही ज्यादा गंभीर चोट आई है और तुम लोग जल्दी से यहाँ पर आओ, जिला अस्पताल औरैया के। दोस्तों, वो संदीप यादव बताता है कि मैं जिला मैनपुरी, थाना बेला का रहने वाला हूँ और वहीं पर एक गांव पड़ता है नंगला दीप, वही गांव का मैं रहने वाला हूँ।
पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है, जो भी है तुम लोग जल्दी यहाँ पर आ जाओ। इसके बाद संदीप यादव तुरंत अपने घर वालों को सूचित करता है और घर वाले भी सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि जब वहाँ पे वो लोग आते हैं तो संदीप यादव जो दिलीप यादव का बड़ा भाई होता है, जो घायल होता है उसका नाम होता है दिलीप यादव। जो दिलीप यादव का बड़ा भाई होता है संदीप यादव, वो यही कहता है कि अभी तो मैंने 12 बजे फोन किया था इसको और ये कह रहा था कि मैं ढाबे के पास खड़ा हूँ और खाना खाने जा रहा हूँ, और लेकिन यहाँ पे 2 लोग हैं जिनकी गाड़ी फंस गई है एक कार गड्ढे में, और इसी को निकालना है। भैया मैं आपसे बाद में बात करूंगा, अब काम आ गया है, काम कर लेता हूँ। संदीप यादव कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम काम कर लो, बाद में बात करेंगे। वो कहता है कि ठीक है। तभी दोस्तों बताया जाता है कि 19 मार्च को एक पुल का निर्माण होना होता है और उसी का प्रोजेक्ट दिलीप यादव को मिला होता है, और उसी के चक्कर में वो वहीं पे वो काम करवा रहा होता है, काम करता है। उसी के पास ये लोग आते हैं और उसको लेकर के जाते हैं और घटना को अंजाम देते हैं। दोस्तों उधर इलाज चल रहा होता है दिलीप यादव का। जब वहां पे स्थिति नहीं संभलती है जिला अस्पताल में, तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है ग्वालियर के लिए। ग्वालियर जाता है क्योंकि स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई होती है, बचने का चांस बहुत ही कम होता है। वहां से उसको रेफर किया जाता है आगरा के लिए। आगरा में 2 दिन तो जिंदा रहता है, लेकिन तीसरे दिन अपनी जिंदगी की जंग हार जाता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब उधर से आती है तो दोस्तों पता चलता है कि जो गोली लगी है वो बहुत ही नजदीक से मारी गई है। दोस्तों पुलिस अपना काम शुरू कर देती है, बहुत ही बारीकी से छानबीन करने लगती है। जो 700 किलोमीटर के दायरे में जो भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं उसे बहुत ही बारीकी से खंगालना शुरू कर देती है। तभी उसमें एक बाइक सवार 2 व्यक्ति सामने आते हैं, उसको देखा जाता है तो हाइड्रा मशीन के पास वो लोग जाते हैं और वहां से जो हाइड्रा मशीन का ड्राइवर दिलीप यादव होता है वो पूछता है कि क्या बात है। वो लोग अपनी बात बताते हैं और उसे लेकर के अपनी ही बाइक पर जाते हैं, और आगे बढ़ने के बाद उसमें से एक लोग ही उसके माथे पर एक गोली चलाता है और वो दिलीप यादव वहीं गिर जाता है और ये लोग तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। दोस्तों जब पता चलता है तो वो मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका नाम होता है रामजी नागर। रामजी नागर जब हिरासत में पुलिस उसे लेती है तो पता चलता है कि ये तो अभी 10 दिन पहले ही अभी जेल से छूटा है, क्योंकि इसके ऊपर 10 से ज्यादा मुकदमे हैं। ये इसी तरह का काम करता है। दोस्तों जब उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करती है तो पहले तो ये बातों को घुमाने का काम करता है। दोस्तों रामजी नागर पहले तो बातों को घुमाता है, बात सही सही नहीं बताता है। तभी पुलिस बहुत ही ज्यादा सख्ती से जब पेश आती है तो कहते हैं कि पुलिस जब अपने पे उतर आए तो अच्छे अच्छे को सच्चाई उगलवाने में देर नहीं लगती है। दोस्तों ऐसा ही होता है, रामजी नागर एक एक करके सारी बातों को उगल देता है और कहता है कि एक लड़का है, उसका दोस्त मुझे सुपारी दिया था कि इसका मर्डर करना है। जब उसके दोस्त को पकड़ती है पुलिस, अपने हिरासत में लेती है, तो वो कहता है कि मेरा कोई कसूर नहीं है। एक लड़का है उसका दोस्त जिसका नाम है अनुराग यादव। दोस्तों जब पुलिस अनुराग यादव के पास पहुंचती है तो अनुराग यादव जब हिरासत में पुलिस उसे ले लेती है तो अनुराग यादव यही कहता है कि एक लड़की है जिसका नाम है प्रगति यादव, जिसके घर उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर उसका घर है। दोस्तों जैसे ही परिवार वाले सुनते हैं प्रगति यादव का नाम, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक दुल्हन अभी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, फीकी भी नहीं पड़ी थी, वो अपने पति को क्यों मरवाना चाहती थी, क्या हुआ था और वो क्या चाहती थी। दोस्तों पता चलता है कि जो प्रगति यादव होती है, जो दिलीप यादव की दुल्हन, उसका एक लड़का जो अनुराग यादव होता है, जिसका घर उसके घर से 500 मीटर की दूरी पर होता है, उससे वो पिछले 4 सालों से उसका अफेयर होता है। उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है और इस हद तक प्यार करती है कि उसके लिए उसने कई बार अपने हाथों की नसें काट दी थी, और वो भी शादी के लिए कि मैं उससे ही शादी करूंगी। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं इस रिश्ते से खुश नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम उससे तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। उसमें वजह ये भी होती है दोस्तों कि जो अनुराग यादव होता है वो पेशे से एक ट्रैक्टर चालक होता है, वो ट्रैक्टर चलाने का काम करता है। इसके लिए जो प्रगति यादव के परिवार वाले होते हैं उससे शादी करने के लिए मना कर देते हैं। उसी घर की एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पारुल यादव। उसकी शादी मैनपुरी जिले के थाना भोगांव और गांव का नाम होता है नंगलादीप, वहीं पर उसकी शादी हुई होती है और उसी के देवर से इसकी शादी तय हो जाती है। जब शादी तय हो जाती है
तो अनुराग यादव प्रगति यादव से जब मिलता है तो कहता है कि तुमने तो बड़ी बड़ी कस्में खाई थी मेरे साथ मिल करके कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकूंगी, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी, और आज तुम मुझे छोड़ करके जा रही हो और तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय हो गया है। वो कहती है कि चिंता मत करो, मैंने भी एक प्लान सोचा है, शादी हो जाएगी, इसके बाद हम दोनों फिर से एक हो जाएंगे। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो पाएगा कि शादी होने के बाद हम और तुम एक हो जाएंगे। वो सारे प्लान को समझाती है और कहती है कि प्लान कुछ इस तरह है कि मेरे दीदी के देवर से मेरी शादी तय हुई है और वो बहुत ही बड़े अमीर घर के हैं, करोड़पति लोग हैं। उसके घर में बताया जाता है कि दिलीप यादव के घर में 22 से 23 मशीनें, क्रेन, हाइड्रा मशीन, जो करोड़ों की संपत्ति उसके पास होती है और करोड़ों में भी इसका दाम बताया जाता है इन मशीनों का। अकेला लड़का होता है जो संदीप यादव होता है, उसके परिवार का भाई होता है, उसका सगा भाई नहीं होता है, क्योंकि इकलौता दिलीप यादव ही होता है जो कि करोड़ों की संपत्ति उसके पास होती है। और उसके साथ मेरा रिश्ता तय हो गया है, मेरी शादी हो जाएगी, इसके बाद हम दोनों मिल करके उसका कत्ल कर देंगे। जब कत्ल हो जाएगा तो जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो लोग कहेंगे कि शादी करने के लिए इसकी उम्र ही क्या है, शादी कर देते हैं, शादी कर देते हैं। तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं होंगी और बहुत सारे लड़के देखे जाएंगे, लेकिन मैं शादी के लिए मना करती रहूंगी और लास्ट में आकर के मैं बोलूंगी कि मेरी शादी उस अनुराग यादव से ही मेरी होगी। तो परिवार वाले हार मान करके, उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो मेरी शादी तुमसे करा देंगे और इसके बाद करोड़ों की संपत्ति हमारी हो जाएगी और तुम भी ऐश करना और हम भी ऐश करेंगे, तुम्हारी भी जिंदगी सुधर जाएगी। उसको प्लान बहुत ही अच्छा लगता है। वो कहता है कि ठीक कह रही हो, चलो जैसा हो रहा है वैसा होने दो। इसके बाद जो प्रगति यादव होती है, इसकी शादी दिलीप यादव के साथ हो जाती है और शादी के बाद जब ये अपने ससुराल आती है तो ससुराल में जो भी रस्म होती है, पूरे दिन का मुंह दिखाई होता है, जो भी गीत गौनाई होता है, सब कुछ होता है। यहाँ आने के बाद सारे लोग खुश होते हैं क्योंकि करोड़पति घर में एक बहू आ जाती है, लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दोस्तों, मुंह दिखाई की रस्म होती है, सब कुछ होता है, उसको मुंह दिखाई की रस्म में बहुत सारे पैसे मिलते हैं, उन सारे पैसों को वो अपने पास रख लेती है और 10 दिन के बाद उसकी विदाई हो जाती है। जब वो वहां पे जाती है अपने मायके में तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। उसके दिमाग में वही खुराफात चल रहा होता है कि कैसे मैं अपने पति का कत्ल करवा दूं और करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाऊं और मेरा प्रेमी और मैं एक साथ मिल करके रहेंगे इसी घर में। दोस्तों, वहां पे जाती है, अपने प्रेमी के पास पैसे देती है और कहती है कि आगे का जो भी काम है तुम खुद जानते हो, मैंने तुम्हें बता रखा है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि ठीक है। दोस्तों, अनुराग यादव अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि यार तुमसे मुझे एक काम है। वो कहता है कि क्या? वो बताता है कि किसी ऐसे शूटर का पता लगाओ कि जो किसी की भी हत्या कर सके और मुंह मांगी रकम मैं दूंगा। वो कहता है कि किस लिए? वो कहता है कि कुछ पूछो मत, बस पता लगाओ। तभी रामजी नागर उसी टाइम वो जेल से छूट कर आया होता है, जो बहुत ही बड़ा हिस्ट्री शूटर होता है। उसके पास जब वो लोग जाते हैं तो बात करते हैं तो कहता है कि 2 लाख रुपए चाहिए, चाहे जिसकी भी हत्या करनी हो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद ये लोग 2 लाख रुपए देते हैं उसको और वो वहां पे जाता है। और जो प्रगति यादव होती है वो कहती है कि मैं तुमको लोकेशन देती रहूंगी और इसके बाद तुम लोग उसी जगह पर पहुंच जाना और कुछ करना नहीं है, उसको मार के चले आओगे। इसके बाद तो कोई नहीं जान पाएगा कि कैसे क्या हुआ, कौन आया था और कौन उसकी हत्या करके गया है, क्योंकि वो घर से काफी ज्यादा दूर है। कन्नौज जिला में उस टाइम दिलीप यादव रहता है, वहीं पर जहां उसका काम चल रहा होता है। जो प्रगति यादव होती है वो उससे पूछती है कि आप कहाँ हैं जी? वो कहता है कि क्यों, क्या करना है? तो वो कहती है कि नहीं, आपके बिना दिल नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने फोन किया, आप इस टाइम कहाँ हैं? वो बताता है कि मैं अभी तो रास्ते में हूँ, फिलहाल 5 मिनट में मैं एक ढाबे पर पहुंचने वाला हूँ। वो जगह का नाम पूछती है, वो जगह का नाम भी बताता है और वहां पे वो बताता है कि मैं बेला थाने के पास ही एक ढाबा है और उसी ढाबे पर मैं पहुंचने वाला हूँ। वहां पे जाऊंगा, गाड़ी खड़ी करूंगा और कुछ खाऊंगा पीऊंगा, इसके बाद फिर मैं वहां से निकलूंगा। वो कहती है कि ठीक है और वो तुरंत, तीनों लोग संपर्क में होते हैं। प्रगति यादव तुरंत अपने प्रेमी को बताती है कि वो बस ढाबे पर पहुंचने वाला है, बेला थाने से आगे निकल गया है। वो तुरंत, जो अनुराग यादव होता है, वो सीधे रामजी नागर को फोन करता है और कहता है कि बस वो आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ। 2 लोग मिल करके एक बाइक पर बैठते हैं और वहां ढाबे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही गाड़ी खड़ी होती है, ये लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि वो आए, इसके बाद हम उसका काम तमाम करें। तभी दिलीप यादव अभी ढाबे के पास ही गया होता है कि देखता है कि कोई
मेरे हाइड्रा मशीन के पास इधर उधर कर रहा है, शायद कोई मेरा इंतजार कर रहा है। वो वहां आता है और पूछता है कि क्या बात है। वो लोग बताते हैं कि मेरी गाड़ी, वहां पे एक नहर है और नहर के पास ही मेरी गाड़ी एक गड्ढे में गिरी है, आप निकाल सकते हैं। दिलीप यादव कहता है कि हम लोगों का तो काम ही वही है, क्यों नहीं निकाल देंगे। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, आप निकाल दीजिए। वो जैसे ही गाड़ी पर बैठता है स्टार्ट करने के लिए, वो लोग गाड़ी से उसे उतरवा देते हैं और कहते हैं कि एक बार लोकेशन देख लीजिए, अगर जाने लायक होगा तब तो आप जाना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम कहीं और देख लेंगे, किसी और को बुला लेंगे। जो दिलीप यादव होता है, उसके मन में ऐसा कोई संदेह नहीं होता है। वो सोचता है कि कितने अच्छे कस्टमर हैं, देखो ऐसी बातें कर रहे हैं। इसके बाद वो उतर जाता है अपनी गाड़ी से और वो लोग अपनी ही बाइक पर उसे बैठा लेते हैं, बैठा करके ले करके जाने लगते हैं। जैसे ही एक गेहूं का खेत आता है, वहां पे उसकी कनपटी पे एक गोली मारते हैं और जैसे ही वो गिर जाता है उसी गेहूं के खेत में, और ये लोग तुरंत ही वहां से भाग निकलते हैं। तभी जो वहां के राहगीर होते हैं देखते हैं, तो उसके पास जब आते हैं तो एक लाश पड़ी होती है और लाश बिल्कुल लहूलुहान हो गई होती है, खून से लथपथ होती है। जब वो लोग चिल्ला करके गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, पुलिस आती है, पुलिस लेकर के जाती है, जिला अस्पताल में भर्ती कराती है। दोस्तों, जब प्रगति यादव से बयान लिया जाता है तो दोस्तों वो कुछ भी नहीं बोलती है, शायद वो अपने किए पर पछता रही होती है। दोस्तों, आज के जमाने में लड़के भी शादी करने से बहुत ही ज्यादा डर रहे हैं कि देखने में तो कितनी सुंदर लड़कियां होती हैं ऊपर से, लेकिन उनके अंदर क्या भरा है, क्या है उनके मन में, क्या चल रहा है खुरापात, कोई नहीं जानता कि किसके अंदर क्या है। दोस्तों, आए दिन ऐसी तमाम घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में। दोस्तों, ये हमारे समाज में बिल्कुल गलत मैसेज जा रहा है कि एक लड़की अपने ही पति का कैसे कत्ल कर सकती है और करवा सकती है प्रेमी के साथ मिलकर के। दोस्तों, चलिए, अगर तुमको शादी नहीं भी करनी थी तो उस बेचारे का क्या कसूर था जिसके साथ तुमने शादी करके उसकी भी जिंदगी तुमने खराब कर दी, खत्म कर दी, और अपनी भी जिंदगी, अब तो जिंदगी भर जेल में रहोगे तुम और तुम्हारा आशिक भी। तो इससे अच्छा है कि तुम्हें जहां जाना है तुम अपने परिवार वालों से बात करती और कहती कि मुझे वहीं जाना है, मुझे वहीं शादी करनी है, इसके लिए चाहे आप लोग कुछ भी करें। अगर ऐसा नहीं भी करते हैं वो लोग, तो तुम एक दूसरे के साथ वहां से भाग भी सकती थी, लेकिन किसी एक दूसरे की जिंदगी क्यों खराब की और क्यों उसके माँ बाप से तुमने अलग किया। दोस्तों, किसी को हक नहीं है कि कोई भी किसी को भी अपने माँ बाप से अलग कर दे। दोस्तों, प्रगति यादव का जो कांड है बिल्कुल मुस्कान रस्तोगी से मिलता जुलता है। दोस्तों, अपने पति को मार करके उसको क्या मिला? जिंदगी भर का वही, जो जेल में अब सजा काटेगी। परिवार वालों की जो मांग है कि उसे फांसी की सजा होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे बेटे को न्याय चाहिए, उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। दोस्तों, अब आगे क्या होता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानियों के साथ में अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।